लंबी नहीं, तकरीबन आई थिंक पिछले हफ्ते ही बताया था, एंड इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 230। तो जिस बंदे ने 230 पे उठाया है ना, मेरी बात मान के, तो उस बंदे ने आराम से ना 15 से 20% का प्रॉफिट इस वक्त बुक कर चुका है। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो KC 100 इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छे तरीके से माशाल्लाह से राइज़ कर रहा है। तो और इसके अलावा हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में अगर आपने उठानी है तो बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम KC 100 इंडेक्स की बात करें तो इसमें दो बड़े क्रैशेस आए थे पिछले 5 साल के अंदर। एक 2019 के अंदर पेंडेमिक से पहले थोड़ा सा, और एक पेंडेमिक के बाद। तो इन दोनों क्रैशेस में जिसने भी सही करके कमाया है वो तो कमाया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद कोई बड़ा क्रैश अभी तक नहीं आया है, एंड आई डोंट थिंक सो कभी आएगा। तो मार्केट जिस तरह से ऊपर जा रही है, आई डोंट थिंक सो, और कोई बुरी न्यूज़ भी नहीं है कि उतना बड़ा क्रैश आया है। ठीक है, तो जो भी आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट में अब कमाना है तो कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको 4-5 साल मजीद वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें KC 100 के इंडेक्स के बारे में, तो अगर इसके थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो हमें देखा जाएगा। तो यहाँ पे investing.com में मैंने KC 100 इंडेक्स का बेसिकली जो चार्ट है वो खोला हुआ है। तो 2000 मार्केट ने अगर सही मायने में उठना स्टार्ट हुई थी 2002 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आई थिंक इट वाज मुशर्रफ एरा, और उसके बाद 2008 में जब हाउसिंग क्राइसिस आया था और पूरा फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश कर गई थी, ग्लोबल क्राइसिस में चला गया था। ठीक है, ग्लोबल रिसेशन में। तो 2008 का जो मार्केट क्रैश था, उसके बाद मार्केट गिरी, और उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा रिबाउंड किया तो मार्केट तकरीबन 2017 तक कोई क्रैश नहीं आया। 2017 के बाद मार्केट ने एक बड़ी करेक्शन ली। ठीक है, और अब तक मार्केट जो है उस लेवल को 50,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है। मार्केट ने कई बार मल्टीपल टच किए, लेकिन सम टाइम कोई न्यूज़ आ जाती है, सम टाइम कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है, तो इस वजह से हमेशा ड्रॉप में रहा है। तो इस बार 2-3 न्यूज़ अच्छी हैं। जो पिछले बार मैंने बताया था आपको कि सऊदीया $3 बिलियन डिपॉजिट कर रहा है और मल्टीपल जगहों से एड्स आ रही हैं, बट आई डोंट स्टिल थिंक कि ये 50,000 का मार्क क्रॉस करेगी, मार्केट दोबारा एक बार नीचे आएगी। ठीक है, तो अगर आपके माइंड में ये है कि 50,000 से ऊपर जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाएगी। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन की ये बात होती है कि किसी को कुछ नहीं पता होता, एवरीबडी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट जस्ट ना उसका एक्सपीरियंस होता है। तो मैं लर्नर हूँ, तो जो जो चीज़ें मैं साथ सीखता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि साथ में और लोग भी सीखें। तो फ़िलहाल जो न्यूज़ है वो जस्ट IMF के प्रोग्राम के रिलेटेड है, और IMF का प्रोग्राम मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस प्रोग्राम के बाद दोबारा नया प्रोग्राम नहीं लेगा। पाकिस्तान को दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी में वो हैं अभी तक वैसे ही हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जो अजीब सी पॉलिसीज़ लेके आती है कि भाई हमें एक्सपोर्ट्स कट डाउन करनी है, सॉरी इंपोर्ट्स कट डाउन करनी है, और इस बार तो इन्होंने बिल्कुल एक न्यू पॉलिसी और अजीब सा कॉन्सेप्ट पेश किया कि हम इंपोर्ट्स जो हैं उनको लिमिट करके रखेंगे कि वो एक्सपोर्ट से कभी भी ऊपर ना जाए। तो वो इंडस्ट्रीज़ या वो कंपनियां जो कि बनाती ही वो मटेरियल है जो कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, कि बाहर से खाम माल आएगा तो बनेगा तो बाहर जाएगा ना। तो आई डोंट नो कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, बट स्टिल हम आगे चलते हैं। हम ज़रा देखते हैं बेसिकली कि अगर देखा जाए तो मार्केट मेरे ख्याल से जो है ना ये 47 का मार्क नहीं क्रॉस कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि 47 का मार्क आराम से 2-4 महीने में क्रॉस कर लेगी। और इस वक्त अगर इस हफ्ते में देखा जाए शॉर्ट टर्म के अंदर जो स्टॉक्स आप उठा सकते हैं जो कि मुझे पसंद हैं, और मैं इनके बारे में एक वीडियो भी डेडिकेटेड बना रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी और कितनी पीछे बैकग्राउंड वाली कंपनी है। तो आज रिसेंटली जो KC 100 इंडेक्स है दैट इज़ ट्रेडिंग अराउंड 43,690 के ऊपर। ठीक है, 18 अगस्त 11:30 बजे। तो इसमें अगर हम देखें जो कंपनी में अगर आपको कहूँ कि KC, सबसे पहले तो देखें KC की जो वेटेज है ना उसके अंदर एंग्रो ऑलमोस्ट सबसे हैवी वेटेज जो है ना वो एंग्रो का 4.67%, बहुत बड़ा वेटेज है। अब इसमें अंदाज़ा लगाने के लिए आप देखें अगर HBL देखा जाए तो HBL $1 ट्रिलियन का बैंक है ऑलमोस्ट, बट इसका वेटेज स्टिल 4.14 है। ठीक है, और अगर हम अभी भी इसमें एंग्रो में चले जाते हैं तो एंग्रो यहाँ पर जो बेसिकली एंग्लो इसका जो सबसे बड़ा बिजनेस फर्टिलाइज़र का है या इफर्ट का है, तो इस वजह से एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है वो 4.6% सिर्फ होल्ड करती है पूरे फर्टिलाइज़र सेक्टर में। प्लस इसकी जो सब्सिडरी है ईफर्ट उसका अपना 2 का वेटेज है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं एंग्रो कितनी बड़ी कंपनी है। ठीक है, और एंग्रो के रिलेटेड को रिसेंटली कल ही एक अच्छी न्यूज़ आई है, तो मैं आपको बता दूँ एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, उसने कल आई थिंक कल अनाउंस किया है, एक मिनट लोड हो जाता हूँ आपको बताता हूँ। इसने रिसेंटली डिविडेंड अनाउंस किया है
11 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। और मैंने आपको बताया था अगर किसी ने उठाना है ना लॉन्ग टर्म के लिए तो एंग्रो उठा लें, और ये मैंने ज़्यादा लंबी नहीं तकरीबन आई थिंक पिछले हफ्ते ही बताया था। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 230। तो जिस बंदे ने 230 पे उठाया है ना मेरी बात मान के, तो उस बंदे ने आराम से ना 15 से 20% का प्रॉफिट इस वक्त बुक कर चुका है। अगर वो अभी भी वेट नहीं करना चाहता कि मज़ीद जो है वो डिविडेंड लेने वाला बंदा नहीं है, जस्ट बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड से पहले जो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होती है बस वो बुक करके निकल लेते हैं। ये भी तरीका सही है, डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। बट फिलहाल 25 अगस्त तक जो है ना इसकी एक्स डेट है, तो उससे पहले जो है ना इसका स्टॉक अच्छा खासा राइज करेगा। तो मेरे ख्याल से जो टारगेट है ना वो 270 के अराउंड है मेरा, ठीक है। और एंग्रो कितनी अच्छी कंपनी है, और मतलब मैं बजाय ईफर्ट के लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार एंग्रो ज़्यादा अच्छी है ईफर्ट के मुकाबले। क्यों, मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखें, सॉरी एंग्रो, एंग्रो कॉरपोरेशन जो है ना वो बेसिकली एक यूँ समझेंगे एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी आ रही इंक्लूडिंग एंग्रो फर्टिलाइजर या ईफर्ट। तो अगर आपको सिर्फ ईफर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईफर्ट का जो बेसिकली वो है ना सस्टेनेबल नहीं है। क्यों सस्टेनेबल नहीं है मैं आपको बताता हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है। देखिए जो बेसिकली इन्हें गैस प्रोवाइड की जाती है ना वो बेसिकली सब्सिडाइज्ड होती है, ठीक है, जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनी है। तो कब तक गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो अनटिल एटलीस्ट किसी ना किसी टाइम तो गवर्नमेंट को कट ऑफ करनी पड़ेगी। जब वो कट ऑफ करेगी तो पूरी जो इनकी कॉस्ट है वो इतनी ऊपर चली जाएगी कि इनका सेल्स जेंडर होंगे ही। तो इस वजह से जो है ना एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आएगा, पता नहीं कब आता है और कब गवर्नमेंट कम करती है। तो इसलिए से मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ ईफर्ट बनाऊँ। तो मुझे एंग्रो कॉर्पोरेशन एज ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि एंग्रो बहुत बड़ी कंपनी है। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पुराना इसका बैकग्राउंड है। तो अगर देखें इसमें सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइज़र नहीं है एंग्रो कॉर्पोरेशन के अंदर, इसमें आपको एंग्रो एनर्जी मिल जाएगी, इसके अंदर एंग्रो जो है वो इसका आई थिंक वो जो प्लांट है थरपारकर के अंदर कोल का वो है, मतलब मल्टीपल प्लांट्स इंक्लूड है। एंग्रो पॉलीमर है, एंग्रो पॉलीमर का स्टॉक सिर्फ एंग्रो पॉलीमर जो कंपनी है इसका स्टॉक 80-90 टच करके आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा फूड बिजनेसेस में बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। तो ये एक किस्म का अगर आपको पूरा बफर चाहिए ना और आपको नेक्स्ट जनरेशन के लिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं कहता हूँ स्टॉक एक्सचेंज अगर आपने रखनी है ना तो बजाय ये कि आप पैसे निकालने वाला सिस्टम करो, आप इसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रखो। हर मंथ थोड़ा थोड़ा डेडिकेटेड करते रहो, जो कि आप इंतहाई लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स 30 ईयर्स वाला मार्केट जो आप रखते हैं ना टारगेट वो वाला, उसमें एंग्रो इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो बफर कर जाती है। अब जैसे रिसेंटली देयर वाज आई थिंक एक्सप्लोजन, ठीक है, एंग्रो के एक प्लांट पे हुआ था थरपारकर में, तो उसकी वजह से जो है ना इसका स्टॉक काफ़ी गिर गया था। फिर इसके अलावा जो सुपर टैक्स लगा था उसकी वजह से काफ़ी स्टॉक नीचे आया था, और स्टिल इसके बावजूद एंग्रो ने 11 रुपये का डिविडेंड दे रही है, इतने बुरे हालात होने के बावजूद, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी अच्छी कंपनी है। और अगर आपने रिसेंटली कोई कंपनी होल्ड करके रखनी है ना कि मतलब अगर सिर्फ एक महीने के लिए भी, तो भी ये कंपनी अच्छी है। तो आप 25 इसकी एक्स डेट है, चाहे तो डिविडेंड के तौर पे पैसे निकाल लें, चाहे जो है वो आप इसको एज एन बिफोर द डिविडेंड सेल आउट कर दें तो भी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मैं आपको अगर आप चार्ट दिखाऊँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ ये करते हैं कि बिफोर द डिविडेंड एक्स डेट से पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं, जो कि मुझे समझ नहीं आती। लोगों का ये माइंड होता है कि डिविडेंड के बाद जो है ना स्टॉक प्राइस गिरता है, तो ओबियसली गिरता तो है लेकिन वो रिकवर कर जाता है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे जैसे ही पेस अनाउंस हुआ था और ये अनाउंस हुआ था तो एक्स डेट से पहले काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक आता है किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जैसे डिविडेंड देते हैं तो बहुत से लोग सेल आउट करके निकल लेते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली जाएँ तो आपको सेम ही मिलेगा हर जगह पे, सही है। तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। अभी जैसे उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है, सडन बीच में ड्रॉप भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि इतना ही ऑलरेडी वो नीचे बॉटम पे घूम रहा है स्टॉक, मेरा निकाल के और नीचे जाएगा। तो अगर आप देखेंगे 170 तक मेरा टारगेट है, तो 170 तक तो आराम से जाएगा कुछ 1-2-3 महीनों के अंदर। तो ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। जो मेरी रिसर्च है वो अपनी रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि पैसे आपके हैं, मैं आपको रिकवर करके नहीं दूँगा। मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ वो आइडिया जो मेरे माइंड में आता है तो वो मैं शेयर कर देता हूँ लोगों के साथ, ताकि क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन का हिसाब किताब पाकिस्तान में ऐसा है कि जहाँ तो जिसको मालूम है तो वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करता है। तो फाइनेंशियल लिटरेचर ढूंढना ना बहुत बड़ा अज़ाब होता है। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।